बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हम लोगों ने डिमांड के ऊपर बात की थी कि डिमांड की डेफिनेशन क्या है, वो पढ़ लिया था। सीट्रस पैरिबस हमारी अजम्पशंस थी। हमने कहा था जब हम लॉ की बात करेंगे तो सीट्रस पैरिबस में हर वो जो नॉन प्राइस फैक्टर होगा जिससे डिमांड बदल रही होगी उसको हमने कांस्टेंट कर देना है व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। फिर लॉ ऑफ डिमांड का एक मैथमेटिकल फंक्शन है, क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, एफ स्टैंड फॉर एक फंक्शन है। फंक्शन मीन दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप। हमें बताएं प्राइस के ज्यादा होने से डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा था, तो जरा मैथमेटिकल एक फंक्शन बन गया। ठीक है जी। अच्छा, ये फंक्शन कोई डरोनी वाली बात तो नहीं है ना? हाँ, कभी इतने टेंशन वाली बात नहीं है। फंक्शन में हम सिर्फ दो वेरिएबल्स को आपस में रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में हम लास्ट वाले अजम्पशंस के बारे में पढ़े। ये टच तो होता नहीं यहाँ से, टच खराब लगता। चलिए, अच्छा जी। तो लास्ट हम लोग बच्चों अजम्पशन के बारे में बात कर रहे थे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में। ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ी देर बाद ना प्रोजेक्टर नहीं सॉरी लैपटॉप फोत हो जाएगा। ठीक है जी, तो कोई मसला नहीं है, फिर हम लैपटॉप के बगैर काम चला लेंगे। डन। मैंने ऑनलाइन वाले कंफ्यूज ना हो देना, अभी तो अच्छी खासी किताब नजर आ रही थी, थोड़ी बहुत किताब नजर नहीं आ रही। अच्छा जी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में बच्चों कल मैंने सब्स्टिट्यूट गुड के बारे में डिस्कशन की थी। रिलेटेड गुड में दो तरह की गुड्स थी। भाई दोनों फैन ऑफ कर दो, देखना आपकी जिंदगी सुकून में आ जाती। जी भाई, हाँ हाँ पूछे मुझसे। हाँ हाँ ठीक है, अब बता देता हूँ। सब्स्टिट्यूट गुड बच्चों, सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड्स होती हैं जो विच आर यूज इन प्लेस ऑफ अनदर गुड, जो अल्टरनेटिव पर्पस के लिए हम क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कल मैंने एग्जांपल दी थी। अच्छा जी, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। सब्स्टिट्यूट गुड में अगर एक प्रोडक्ट अपनी प्राइस इंक्रीज करे तो दूसरे की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इसकी एग्जांपल हमने दी थी कि अगर कोक की प्राइस ज़्यादा हो जाए तो कोक की अपनी डिमांड कम हो जाएगी। ये लॉ ऑफ डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड है। प्राइस कोक चेंज कर रहा है पर डिमांड किसकी चेंज हो रही है, पेप्सी की। तो सर ये सब्स्टिट्यूट गुड का कॉन्सेप्ट है। अब इसी तरह हम कंप्लीमेंट्री गुड का कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे। सेकंड रिलेटेड गुड में आ गया कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स की डेफिनेशन क्या, विच आर यूज टुगेदर। कंप्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर। ऐसी गुड्स जिनको हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं या एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कौन सी गुड्स होंगी, कंप्लीमेंट्री गुड्स होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, बाकी एग्जांपल इंशाल्लाह आपकी तरफ से होगी। मिसाल के तौर पर बैट एंड बॉल। भाई हमने क्रिकेट खेलनी है तो बैट भी चाहिए होगा, बॉल भी चाहिए होगी, तो कह सकता हूँ बैट एंड बॉल एक कंप्लीमेंट्री गुड है बच्चों। अब इससे रिलेटेड मुझे एग्जांपल दो कि और कौन कौन सी कंप्लीमेंट्री गुड्स हो सकती हैं। हाँ, कार एंड पेट्रोल, क्योंकि गाड़ी पेट्रोल के बगैर बेकार है और खाली पेट्रोल से तो आग ही लगा सकते हैं हम जिंदगियों में। क्या ख्याल है? ठीक है जी, तो वेल डन, कार एंड पेट्रोल। इसके अलावा बच्चों को एग्जांपल और हो? हाँ, टूथपेस्ट और ब्रश। सर ये भी कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं क्योंकि ये भी एक साल इस्तेमाल होते हैं। वेल डन। और इसके अलावा हाँ,
इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स, ठीक है, बिजली और बिजली से चलने वाले आलात, ये सारे कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं। वेल डन सर। इंक एंड पेन, दिस इज ऑल्सो द कंप्लीमेंट्री गुड्स। गाड़ी नहीं सर, अब तो हमारे पास रोबोटिक गाड़ियां भी हैं सर, है ना, दुबई में आ चुकी है रोबोटिक गाड़ियां सर, एआई खुद ब खुद ड्राइव कर रहा होता है, ठीक है नी भैया। आप ना अगर ना खाली चाय भी लेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको पी के दिखा देंगे इंशाल्लाह, बिस्किट के बगैर, ठीक है जी। अच्छा, बोर्ड एंड मार्कर, दिस, हाँ, बोर्ड एंड मार्कर ऑल्सो द कंप्लीमेंट्री गुड्स, ठीक हो गया। हाँ, ये तो आज हमने देख लिया, लैपटॉप में अगर चार्जर ना हो तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। लैपटॉप एंड चार्जर ये भी एक कंप्लीमेंट्री गुड्स है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसका मतलब बात आप तक पहुंच गई। पर प्राइस के साथ कैसे इसका डील करेंगे, प्राइस के साथ क्या रिलेशन होगा वो सर देखते हैं। हम जो एग्जाम्पल लेके चलेंगे कंप्लीमेंट्री गुड के लिए वो कार एंड पेट्रोल की, और सब्स्टिट्यूट गुड के लिए हमने कोक एंड पेप्सी की एग्जाम्पल सेट की थी, ठीक है जी। अच्छा, कार एंड पेट्रोल पर आ जाए। मान लें कि गाड़ियों की प्राइस कम होगी, गाड़ियां सस्ती होगी। भाई जब गाड़ियां सस्ती होंगी तो बताएं लॉ ऑफ डिमांड क्या कहेगा, यहां पे लॉ ऑफ डिमांड कहेगा भाई गाड़ियां सस्ती हो गई, लोगों ज्यादा गाड़ियां खरीदने का वक्त आ चुका। जैसे कि आजकल सोलर बहुत सस्ता हुआ है ना, तो हर कोई सोलर लगाता जा रहा है, सोलर की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो प्राइसेस कम होने से कार की अपनी डिमांड बच्चों क्या हुई, ज्यादा होगी। ये प्राइस किसकी है, कार की, ये डिमांड किसकी है, कार की। इसका मतलब प्राइस कम डिमांड ज्यादा, दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। पर रिलेटेड गुड का कंसेप्ट क्या कहता है, प्राइस मेरी डिमांड किसी और की, ठीक है। तो रिलेटेड गुड में हम अपनी प्राइस का किसी और की डिमांड के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं, या किसी और की प्राइस का कंपैरिजन अपनी डिमांड से कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब गाड़ियां सस्ती हो गई, लोग ज्यादा गाड़ियां खरीदेंगे, सर ज्यादा पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी ना। तो पेट्रोल पंप वालों ने देखा कि यार ये एकदम क्या हो गया, पहले तो लोग इतनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने आते ही नहीं थे, अब एकदम ऐसा क्या हुआ कि लोगों ज्यादा गाड़ियां हमारे यहां आना शुरू हो गई, हालांकि पेट्रोल भी सस्ता नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा भाई रिसर्च करो ये हो क्या रहा है माशरे में, ठीक है जी। हमने सस्ता भी नहीं किया लेकिन लोग फिर भी ज्यादा आ रहे हैं। तो भाई जब उन्होंने रिसर्च की, तहकीक की, पता चला ओहो वो गाड़ियां सस्ती हो गई हैं, बहुत सारे लोगों ने नई नई गाड़ियां खरीदना शुरू कर दी हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई पेट्रोल की डिमांड इंक्रीज हो गई। तो भाई कंप्लीमेंट्री गुड क्या कहता है, अगर एक की प्राइस कम हो जाएगी तो उसके कंप्लीमेंट्री गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इन दोनों में जो रिलेशनशिप चलेगा बच्चों नेगेटिव चलेगा, नेगेटिव चलेगा। यहां तक बात की समझ ना आई हो? जी जी हाँ, क्योंकि कल सब्स्टिट्यूट गुड था, मींस प्राइस ज्यादा कोक की, डिमांड ज्यादा पेप्सी की। तो सब्स्टिट्यूट गुड में पॉजिटिव रिलेशन, जबकि कंप्लीमेंट्री गुड में नेगेटिव रिलेशन। क्योंकि जब कोक ने प्राइस बढ़ाई, लोगों ने पेप्सी ज्यादा पीना शुरू कर दी। देन जी बच्चों, इस रिलेटेड गुड के कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दें। तो बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि सब्स्टिट्यूट गुड में पॉजिटिव, ये एग्जाम के लिए बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में ना इतनी कहानियां सोचने का टाइम नहीं होगा कि अच्छा कोक प्राइस ज्यादा करेगा तो उसकी डिमांड कम होगी तो लोग पेप्सी पीने की तरफ चले जाएंगे। तो इतनी कहानियां सेट करने का एग्जाम में टाइम नहीं होता। तो एग्जाम में हमने आनन फानन फौरन से डिसीजन लेने होते हैं, टाइम सेव करना होता है। आसान क्वेश्चन में टाइम सेव करेंगे तो मुश्किल सवालों में टाइम स्पेंड कर पाएंगे। सही है मेरे भाई? मेरे भाई सोना नहीं है, आपको बहुत हैवी किस्म की नींद आ रही है। यकीन कर मैं लोरी नहीं सुना रहा, मैं इकनॉमी सुना रहा हूँ। आपको लग रहा है मैं आपकी दादी अम्मा जैसी आवाज़ है मेरी? सर कितनी प्यारी आवाज़, सुरीली आवाज़ है आपकी। सर बस ऐसे पढ़ाते रहे सर, बस देखे मैं 5 मिनट बाद सोने लगा। क्या ख्याल है? ठीक है सर, सोना नहीं सर, खड़े होने की ऑप्शन है हमारे पास। खड़ा हो जा, हाँ फ्रेश हो जाएगा। और अगर फिर भी नींद ना जैसा, फिर मुंह धोने की भी ऑप्शन है हमारे पास। है नींद में सवाल पूछेगा मेरे से? सर नींद में
नींद में सवाल पूछ लिए, चल पूछ ले फिर, अभी तो सो रहा था। अच्छा चल पूछ ले। हाँ हाँ बिल्कुल, प्राइस गाड़ियां ज्यादा खरीदेंगे तो हाँ तो पॉजिटिव है, वो डिमांड का पॉजिटिव है सर। रिलेटेड गुड का कॉन्सेप्ट सर ये चलता है सर, आप नींद में थे सर, ये रिलेटेड गुड का कॉन्सेप्ट है। अगर एक की प्राइस कम दूसरे की डिमांड ज्यादा, ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है ना, ये तो डिमांड का रिलेशन आप बता रहे हो मुझे, बात समझ आई? तो रिलेटेड गुड जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, एक की प्राइस किसी और की डिमांड, अगर एक की प्राइस कम हो दूसरे की डिमांड ज्यादा हो, नेगेटिव रिलेशन हो, तो कौन सी गुड होगी? कंप्लीमेंट्री होगी। और भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, बैठ जा भाई, ऐसा भी तो हो सकता है अगर गाड़ियों की कीमतें ज्यादा हो जाएं, लोग गाड़ियां कम खरीदेंगे, तो सर पेट्रोल की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगेन नेगेटिव रिलेशन बनेगा नेगेटिव। ये मेरी बात समझ आई? अच्छा जी, अब एक एडवांस कॉन्सेप्ट, आई कैप सब्स्टिट्यूट गुड का और कंप्लीमेंट्री गुड का जो सवाल पूछेगा पहले वो बताऊंगा, फिर एडवांस लेवल पर एक सवाल पूछूंगा, फिर वो बताऊंगा। हालांकि उसका कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया, वो आगे चल के बात करूंगा, लेकिन अभी सुन ले, आगे चल के जब दोबारा बात करूंगा तो बात पक्की हो जाएगी। ठीक है जी? अच्छा जी सर, बात ये है, एग्जामिनर कहेगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है, अगर सब्स्टिट्यूट गुड में हम किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करें तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है? अच्छा, अब एग्जामिनर ये कहेगा इससे अगले स्टेप पे, अगर हमने एक प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज की है तो बताएं उसके सब्स्टिट्यूट गुड की, ये नहीं पूछा, इसको जंप मारने लगा, अब यहां से इधर नहीं आया। अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करें तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस पर क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट है एडवांस, अभी सुन लें, हो सकता है एब्जॉर्ब ना हो, तो मेरी बात मान के यकीन कर लें, फिर जैसे ही वो कंसेप्ट आएगा तो मैं आपको कहूंगा बच्चों याद है जो मैंने कहा था, आज वो प्रूफ हो गया, आप कहेंगे यस सर बिल्कुल ही ऐसा हुआ। ठीक है? तो आज जैसे मैं कह रहा हूं, क्योंकि एक कंसेप्ट अभी बताना जरूरी है, ना बताया हो सकता है बाद में जाके स्किप हो जाए। ठीक है? और अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो फिर परेशानी होगी। कंसेप्ट ये है, मान लें कि हम 250 ml की बात करें, पता नहीं अब कितनी की आती है मुझे याद नहीं है, वो शीशे वाली बोतल कितने की 250 ml की याद है कि 40 की आती है कि 35-45 कितने की आती है? 50 की हो गई है? अच्छा 50 की हो गई, ठीक है ओके। वो जो 250 ml की शीशे वाली बोतल होती है ना, जो नॉर्मली खोखों से मिलती है, ऐसे ही है? अच्छा, वो जो 250 ml वाली बोतल है 50 रुपए की मिलती है, कोक ने कहा भाई नहीं वो अब 50 की नहीं होगी, अब वो 55 की हो जाएगी, अब वो 55 की, तो 5 रुपए क्या कर दिया, कोक ने बढ़ा दिया। तो जवानों ने कहा कि यार हमने सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है, तो हम 5 रुपए कोक के लिए क्यों ज्यादा दें, सॉफ्ट ड्रिंक ही पीनी ना, तो हम पेप्सी भी 50 की है, कोक 55 की होगी, हम ना 50 वाली पेप्सी पीते हैं, हम क्या करेंगे 50 वाली पेप्सी पियेंगे। तो कोक 55 होने की वजह से लोगों ने कोक को पीना छोड़ दिया और पेप्सी पीना शुरू कर दिया। ठीक है? अब पेप्सी वालों ने देखा कि यार ये क्या, मेरी तो एक दिन में 100 बोतलें बिका करती थी, अब तो 100 से ज्यादा बिकना शुरू हो गई, ये नया कस्टमर कहां से आ गया, क्या उनको इतनी अच्छी हमारी कोल्ड ड्रिंक लगना? जब उन्होंने थोड़ा सा रिसर्च किया, यार वाह हम भी ब्रांड बन गए हैं, अच्छे वाले ब्रांड बन गए, इंशाल्लाह कोक से ऊपर जाएंगे, पता चला नहीं, लोगों को हम अच्छे नहीं लगे, कोक महंगी हो गई है। सही है? कोक महंगी होने की वजह से लोगों ने हमारा रुख किया। जब पेप्सी की डिमांड बढ़ना शुरू होगी, बताएं इनके नखरे बढ़ेंगे या नखरे कम हो जाएंगे? सर बढ़ेंगे। क्या ये भी थोड़े से शौकी हो जाएंगे?
सर ये भी थोड़ा सा शौकी हो जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, पेप्सी वाले भी, अगर पेप्सी की डिमांड बढ़ती बढ़ती जा रही है तो सर पेप्सी की प्राइस के ऊपर इसके बाद क्या फर्क पड़ेगा, पेप्सी वाले भी अपनी प्राइस बढ़ा देंगे। और अगर पेप्सी वाले अक्लमंद होंगे तो ये कोक का मुकाबला नहीं करेंगे, ये 50 के बजाय 52 कर देंगे, पर बॉटल 2 रुपए बढ़ा दे, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे ताकि कंपटीशन में रहे जरा। अगर ये भी 55 पे आ गए तो लोग पेप्सी को अल्लाह हाफिज कह के कोक पर आ जाएंगे, क्योंकि अब दोनों ब्रांड बराबर हो गए। डन बच्चों? अच्छा, ये एग्जामिनर पूछ सकता है, सेम विद द केस यहां पर है, अगर कंप्लीमेंट्री गुड है, एक प्रोडक्ट की प्राइस कम तो उसके कंप्लीमेंट्री की डिमांड ज्यादा, और अगर पेट्रोल की डिमांड ज्यादा चल रही है तो पेट्रोल वालों के पास ऑप्शन क्या है, वो प्राइस बढ़ाएंगे या कम करेंगे? सर अगर इसके बाद कभी मुझे इससे ऑनवर्ड कॉन्सेप्ट चलाना होगा तो मैं कहूंगा कि पेट्रोल वाले प्राइसेस बढ़ा देंगे। ये मेरी बात समझ आई? अब इस एक कॉन्सेप्ट से अब कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं अब वो बताने लगा। नंबर 1, अपनी प्राइस ज्यादा अपनी डिमांड कम, पहला लॉ ऑफ डिमांड आ गया, ये लॉ ऑफ डिमांड है गया, ये एमसीक्यूज डन हो गया। अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा होने से दूसरे की डिमांड भी ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूट गुड का कॉन्सेप्ट है। सर ये दूसरा एमसीक्यूज, ये बात समझ आ गई? इन सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर प्राइस इंक्रीज हो तो बताएं सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस पर क्या इफेक्ट आएगा? इंक्रीज कर जाएगी वो। दोबारा, ये लॉ ऑफ डिमांड वाली और सब्स्टिट्यूट गुड वाली ये दो एग्जाम्पलें पक्की हो गई। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको स्किप करने जा रहा हूं, ठीक है? सवाल मेरा ये है, अगर प्राइस ज्यादा हो जाए, अगर प्राइस ज्यादा हो जाए तो बताएं सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस पर क्या फर्क पड़ेगा? आपने डायरेक्ट नहीं सोचना, प्लीज प्लीज, आपने डायरेक्ट नहीं सोचा, हम नहीं सोच पाएंगे। आपने सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड को सोचना है। आपने कहा अच्छा सब्स्टिट्यूट गुड, तो अगर प्राइस ज्यादा तो पक्की बात है डिमांड ज्यादा, और अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा हो जाएगी। ये फिर से कह रहा हूं, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, मुझे यहां पे डिस्कस नहीं करना चाहिए था, ठीक है? इससे डरते डरते डिस्कस किया है, नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा, सर छोड़ दें इसको। अभी जैसे कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए मान लें, आगे ग्राफ से ही इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर इंशाल्लाह 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी लॉजिकली सिखा रहा हूं, फिर ग्राफ से प्रूफ करके बताऊंगा कि जब डिमांड ज्यादा होती है किसी भी प्रोडक्ट की तो मुझे बताएं वो ब्रांड, वो प्रोडक्ट प्राइस से ज्यादा की तरफ जाता है, कम और कम कर देता है? ज्यादा कर देता है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हमारी नजरों से गुजरे हैं सर, जब उनकी डिमांड कम थी, जब उनको कोई पूछता नहीं था, प्राइसेस कम थी, लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस बढ़ाना शुरू कर दिया। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया ऐसे? तो भाई मार्केट में ऐसे ही होता है, ठीक है जी? अच्छा, अब ये वाली बात में कोई मसला नहीं, यहां पर अच्छा, इन कंप्लीमेंट्री गुड अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाए, अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाए तो बताएं उसके कंप्लीमेंट्री गुड की प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? डायरेक्ट नहीं सोचना, सबसे पहले अगर प्राइस कम तो कंप्लीमेंट्री की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा वो सोचा, वो ज्यादा, अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस ज्यादा हो जाए, और अगर ऐसा हो जाए और बच्चों अगर ऐसा हो जाए कि अगर प्राइस ज्यादा हो जाए और आपको पता कंप्लीमेंट्री में रिलेशन नेगेटिव है तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम, और अगर डिमांड कम हो जाएगी, कोई खरीद ही नहीं रहा तो क्या करेंगे? ये प्राइसेस, पेट्रोल वाले प्राइसेस कम कर देंगे, कम कर देंगे। यहां तक तसल्ली से ऑब्जर्व करें। अब फाइनल तगड़ा एमसीक्यूज पूछने लगा, जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, अब वो सिखाऊंगा आपको, इसको जल्दी से रिवाइज कर लो। लॉ ऑफ डिमांड को, फिर सब्स्टिट्यूट गुड के, सब्स्टिट्यूट का गुड का सारा रिलेशन इतना ही, सिर्फ सब्स्टिट्यूट गुड का रिलेशन सिर्फ इतना ही है, फिर इसके आगे प्राइस का इंपैक्ट। अपने आप का कॉन्सेप्ट सुनाओ जरा, ठीक है? नहीं उधर नहीं हो रहा, उधर नहीं हो रहा, ज्वाइंट डिमांड,
कंप्लीमेंट्री गुड जॉइंट डिमांड, हाँ हर जगह। ना उल्टा बोल दिया मैं से, सब्स्टिट्यूट में एक की प्राइस ज़्यादा दूसरे की डिमांड ज़्यादा, कंप्लीमेंट्री में एक की प्राइस ज़्यादा दूसरी डिमांड कम। बच्चों बस ये बात याद रख लो, अभी के लिए बाकी छोड़ दो। बाकी मैं इसका एक कॉन्सेप्ट रह गया, मुझे याद करवा देना, वो लेटर ऑन बताऊंगा, अभी वो नहीं बता रहा, मुझे लग रहा है शायद आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। बस ये बात याद कर लो, बेशक इसको मेमोराइज कर लो तो बड़ी अच्छी बात होगी, मेमोराइज कर लो तो जिंदगी आसान में रहेगी, क्योंकि कहानियां सेट होने वाली नहीं है एग्जाम में बैठ के। बस ये याद रख लो, सब्स्टिट्यूट गुड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। सब्स्टिट्यूट गुड में कौन सा रिलेशन होता है? कंप्लीमेंट्री में नेगेटिव, सब्स्टिट्यूट गुड में कंप्लीमेंट्री में, कंप्लीमेंट्री में, सब्स्टिट्यूट गुड में। अगर रिलेटेड गुड में नेगेटिव आंसर आया तो कंप्लीमेंट्री गुड या सब्स्टिट्यूट गुड? अगर रिलेटेड गुड में पॉजिटिव साइन आया, सब्स्टिट्यूट या कंप्लीमेंट्री? सब्स्टिट्यूट गुड। डन। अब चेक कीजिएगा, आप एग्जाम के लिए तैयार हुए नहीं। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप लोगों ने मुझे बताना है कि एक की प्राइस चेंज होने से दूसरे की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा। डन बच्चों। अब चेक कीजिए, आपकी स्पीडें तेज हो जाएंगी। अब सब्स्टिट्यूट गुड है, कौन सी गुड है? सब्स्टिट्यूट गुड है। प्राइस कम करूंगा तो दूसरे की डिमांड, सर पॉजिटिव रिलेशनशिप कम हो जाएगी, ये बात याद रखिएगा। पॉजिटिव रिलेशन में एक वेरिएबल इंक्रीज करे दूसरा भी इंक्रीज करे पॉजिटिव, एक डिक्रीज करे दूसरा भी डिक्रीज करे फिर भी पॉजिटिव, फिर भी पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगा? जब एक वेरिएबल इंक्रीज सर दूसरा डिक्रीज होगा। अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव, सेम डायरेक्शन पॉजिटिव, बेशक वो इंक्रीज हो बेशक वो डिक्रीज हो। डन। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे, कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं। कौन सी गुड्स हैं? कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं। प्राइस कम करूंगा डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, प्राइस ज्यादा करूंगा तो डिमांड। कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं, प्राइस ज्यादा करूंगा तो, बस यही कॉन्सेप्ट था, बस यही कॉन्सेप्ट। भी कर लोगे? चलो। बाकी एक वैरायटी रहेगी, वो इंशाल्लाह अभी नहीं पंगा ले रहा, वो लेटर ऑन करवाऊंगा इंशाल्लाह। इस कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट पूछना हो तो मुझसे पूछ लें। एक कंफ्यूजन आपके माइंड में चल रही है, वो कंफ्यूजन चलेगी, वो अभी क्लियर नहीं होगी, कुछ देर बाद क्लियर होगी। वो कंफ्यूजन मैं शो कर देता हूँ, क्लियर अभी नहीं करूँगा क्योंकि अभी उसका वक्त आया नहीं है। कन्फ्यूजन सुन लें। सर आपने तो कहा था प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है कि प्राइस ज़्यादा होगी डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस कम होगी डिमांड ज़्यादा। सर ये तो नेगेटिव रिलेशन चल रहा है। सर ऐसा है? पक्की बात है? सर अभी जो आपने कंसेप्ट समझाया सर उसमें तो ये हो रहा था, डिमांड ज़्यादा हो रही है प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो रही है प्राइस कम है। सर ये तो पॉजिटिव चल रहा है ना? कन्फ्यूजन है? कन्फ्यूजन है, याद रखिएगा। ये अभी नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, ये थोड़ी देर बाद कराऊंगा। याद रखिएगा, अगर कहानी, सर क्या? अगर कहानी प्राइस से स्टार्ट होगी तो सर ये लॉ ऑफ डिमांड है। अगर कहानी प्राइस से स्टार्ट हो रही है तो सर ये लॉ ऑफ डिमांड है। और अगर कहानी लॉ ऑफ डिमांड से स्टार्ट नहीं, प्राइस से स्टार्ट नहीं हो रही बल्कि डायरेक्ट डिमांड से स्टार्ट हो रही है, सर ये अब ये अजम्पशंस की बात कर रहा है, ये अजम्पशंस की बात कर रहा है। जैसे कि इनकम ज्यादा होने से डिमांड ज्यादा हो जाए तो बताएं वो प्रोडक्ट वाले क्या करेंगे? अपनी प्राइस बढ़ाएंगे, है ना? बात समझ आ रही है? इसी तरह बच्चों, लोगों की इनकम कम है, लोग वो प्रोडक्ट खरीदते ही नहीं हैं, प्रोडक्ट वाले क्या करेंगे? प्राइस कम कर देंगे। तो अगर कहानी प्राइस से स्टार्ट हो तो लॉ ऑफ डिमांड,
अगर कहानी डायरेक्ट डिमांड से स्टार्ट हो तो सर लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस है। अभी लेटर ऑन दोबारा इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, प्राइस और रिलेटेड कॉन्सेप्ट खत्म हो गया सर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड को हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से पढ़ लिया था, लॉ ऑफ डिमांड को हमने डेफिनेशन से पढ़ लिया था। देन उस डेफिनेशन के बाद क्या हमने लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस पढ़ ली। सर अजम्पशंस का मतलब क्या है? हर वो चीज जो डिमांड को चेंज कर रही है और वो प्राइस फैक्टर नहीं है उसको कांस्टेंट कर दो। हम अज्यूम करेंगे कि सब कुछ कांस्टेंट है और डिमांड किस वजह से चेंज हो रही है? सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज हो रही है, ठीक। तो अजम्पशन में हम चीजों को अज्यूम करके चलते हैं। यहां तो कोई टेंशन? अच्छा जी, अब हम लॉ ऑफ डिमांड को समझते हैं टेबल से, न्यूमेरिकल वैल्यू से, ठीक है जी। मान लें एक प्रोडक्ट है, जब वो 5 रुपए की थी तो सर लोग 1 kg खरीदा करते थे। सर वो सस्ती हुई, लोगों ने 2 kg खरीदना शुरू कर दी। प्राइसेस कम होती जा रही हैं सर, डिमांड ज्यादा होती जा रही है। क्या यहाँ पे रिलेशनशिप चल रहा है? प्राइस कम, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा। सर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की तरह ही है ना। तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू से यानी कि टेबल से भी लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ लिया। अब यही लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ते हैं हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से। सर ग्राफ बनाते हैं, इसकी तस्वीर बनाते हैं। माशाल्लाह बरकत पड़ गई, लैपटॉप जिंदा अभी तक। अच्छा जी, असल में मैं पावर पॉइंट में अगर बना के लाता ना तो फिर 1 by 1 ये लाइनें आपको नजर आती, ठीक है। सर ग्राफ आप लोगों ने एग्जाम में बनाने नहीं है क्योंकि आपका एमसीक्यूज ग्राफ आएगा, एमसीक्यूज पेपर आएगा, तो ग्राफ तो बनाने नहीं। तो हमने भी ग्राफ बनाना नहीं सीखे, ठीक है। जब इकोनॉमिक्स कैफ के पेपर में हुआ करता था तो फिर हम ग्राफ बनाना सिखाया करते थे, क्योंकि बच्चे ने ग्राफ बनाना, क्योंकि सारा पेपर रिटन पेपर हुआ करता था। अब तो एमसीक्यूज पेपर है ना, तो ग्राफ बने बनाए आएंगे, टेबल आप लोगों को बने बनाए आएंगे। बस आप लोगों ने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और ग्राफ को सिर्फ समझना, और कोई काम नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, पहला ग्राफ है तो सर मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास प्राइस में 5, 4, 3, 2, 1 थी और क्वांटिटी डिमांड में 1, 2, 3, 4, 5 थी। डन। ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू था। इस न्यूमेरिकल वैल्यू से हम क्या करेंगे? ये वाला ग्राफ बनाएंगे। डन बच्चों, आपने सबसे पहले क्या करना है? प्राइस को वाई एक्सिस में ले लेना और डिमांड को एक्स एक्सिस में ले लेना। हाँ, आपको एक मजे की बात बताता हूँ। जिन लोगों ने 9-10 में मैथ पढ़ी हुई है और कभी ग्राफ बनाने का इत्तेफाक हुआ हो, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। अब मुझे ये बताएं, मैथमेटिक्स क्या कहती है कि एक्स एक्सिस में किस वेरिएबल को लेना है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को या डिपेंडेंट वेरिएबल को? मैथमेटिक्स क्या कहती है? हाँ, मैथमेटिक्स कहती है एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा और वाई एक्सिस में कौन आएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। हमेशा पूरे मैथमेटिक्स के ग्राफ ऐसे बनते हैं, ठीक है जी, क्लियर। अब जरा यहां पर इकोनॉमिक्स के ऊपर नजर मारते हैं। सर हमारा फंक्शन ये था, क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। इसका मतलब प्राइस ने बदलना है तो ही डिमांड ने बदलना है। जब तक प्राइस नहीं बदलेगी, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि डिमांड बदलने वाली नहीं है। प्राइस इज सेम, डिमांड सेम चलेगी। कीमतें बढ़ाओगे, डिमांड कम हो जाएगी। चीजें सस्ती करोगे, डिमांड ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब इन दोनों में से इंडिपेंडेंट कौन हुआ? बच्चों, हु इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल? बच्चों, सर प्राइस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि प्राइस चेंज होगी तो ही डिमांड चेंज होगी। तो प्राइस इंडिपेंडेंट है और डिमांड डिपेंडेंट है ना। तो भाई मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो इंडिपेंडेंट को एक्स एक्सिस में आना है ना, तो सर प्राइस को कहां आना चाहिए? तो पर इकोनॉमिस्ट कहते हैं नहीं, हम नहीं ऐसा करेंगे,
हम नहीं ऐसा करेंगे। आप कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पर होना चाहिए, सर नहीं, हम आपके रिवर्स ही चलेंगे। सर हम प्राइस एक्सिस जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हम उसको वाई एक्सिस में लेंगे। तो मैथमेटिशियन ने कहा भाई वाई, उनका भाई मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट आपकी मर्जी, इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट हमारी मर्जी, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे सर, प्राइस एक्सिस, प्राइस बेशक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है पर हम फिर भी उसको वाई एक्सिस में। उसकी रीजन ये है इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ग्राफ्स प्राइस के साथ चेंज हो रहे होंगे और अगर प्राइस एक्सिस को वाई में हम रखें तो ग्राफ बनाना, ग्राफ की अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, खैर ये आपके माइंड में बात नहीं थी तभी मैंने पंगा लिया, ठीक है जी, सही है जी। अच्छा जी, तो भाई क्वांटिटी डिमांड कहाँ आएगी, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर हमने 1 2 3 4 5 लिख दिया और प्राइस में क्या 5 to 1, तो 1 2 3 4 5 लिख दिया, डन। अब इससे क्या करेंगे हम, ग्राफ बनाएंगे। इसका मतलब जब प्राइस 1 थी तो डिमांड क्या है, हाँ, जब प्राइस 5 है डिमांड 1 है। तो सर जब प्राइस 5 है तो डिमांड क्या है 1, तो यहां पे एक डॉट लग गया होगा, लग गया होगा। आगे प्राइस 4 डिमांड 2, प्राइस 4 ये डिमांड 2, यहां पे एक डॉट लग गया। फिर 3 पे 3 है, यहां पे एक डॉट लग गया। फिर 2 पे 4 है, प्राइस 2 डिमांड 4, प्राइस 2 डिमांड 4, यहां पे एक डॉट लग गया। फिर प्राइस 1 डिमांड 5, यहां पे एक डॉट लग गया। जब सारे डॉट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो सर ये हमारे पास बन जाएगी डिमांड। ये क्या बन जाएगी, डिमांड। एक और गुंडागर्दी इकोनॉमिस्ट की, सर ये बताएं स्ट्रेट लाइन है या कर्व है, सर स्ट्रेट लाइन है या कर्व है, सर इज इट द स्ट्रेट लाइन और अ कर्व, सर स्ट्रेट लाइन। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, डिमांड स्ट्रेट लाइन। हाँ क्या होना चाहिए सर, ग्राफ की शक्ल देखें, ग्राफ क्या कर्व फॉर्म में है बच्चों, सर ये डिमांड कर्व कहें तो अच्छा लगता है ना, सर इसको डिमांड कर्व कहें तो अच्छा लगता है ना, कर्व है। सर इज इट दी कर्व, नहीं, तो डिमांड स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ना, क्या ख्याल है। तो इकोनॉमी क्या होता रहे, हम तो इसको डिमांड कर्व ही कहेंगे, हम तो क्या कहेंगे इसको, डिमांड कर्व ही कहेंगे, डन बच्चों। तो डिमांड बच्चों याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन भी होती है और कर्व भी होती है, ये दोनों तरह की होती है, इसलिए मैंने दोनों डिजाइन बना दी, यहां तो कोई टेंशन। अच्छा जी, बस लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे फिर खत्म। हमने लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन पढ़ ली, हमने लॉ ऑफ डिमांड का टेबल पढ़ लिया और हमने लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ पढ़ लिया, डन बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या है और मार्केट डिमांड क्या है। इंडिविजुअल डिमांड सबसे पहले सुने, एक बंदे की डिमांड को सर सिंगल पर्सन डिमांड इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। एक बंदे की डिमांड को क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। और अगर सारे के सारे इंडिविजुअल लोग मिलकर डिमांड करें तो कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल पर्संस डिमांड इज कॉल्ड, सर अब ये मार्केट की डिमांड। चलो जी, वो भी फोर्थ हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, कोई मसला नहीं, टेंशन ना ले। तो इंडिविजुअल डिमांड सर क्या हो जाएगी हमारे पास, पर पर्सन डिमांड, ठीक है। सिंगल पर्सन डिमांड। अब वो भी बताता हूँ हाउस होल्ड क्या चीज़ है, वो जाते जाते लफ्ज़ पढ़ लिया था आप लोगों ने। इंडिविजुअल डिमांड, सिंगल पर्सन डिमांड। बच्चों देखो, मैंने एक प्रोडक्ट डिमांड की और प्रोडक्ट मार्केट में, मान लें कोई ऐसा गैजेट आ गया कि वो वायरलेस जो है फ़ोन को चार्ज कर देता है, ठीक है। एक ऐसी वायरलेस डिवाइस आ गई, उससे हमारा डायरेक्टली ब्लूटूथ के जरिए फ़ोन चार्ज हो जाता है, ठीक है। वायर की ज़रूरत नहीं है, ना हमें किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस की ज़रूरत है।
वो मैंने अकेले नहीं खरीदी। जब वो मैंने अकेले नहीं खरीदी और लोगों ने मुझे उसको इस्तेमाल करते देखा, लूँगा यार बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है यार, ना बिजली चाहिए ना तार चाहिए और बैठे बैठे दूर दूर से चार्जिंग हो जा रही है, ठीक है, मान लो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है जी। अच्छा, तो जब वो प्रोडक्ट सिर्फ मैंने खरीदी और लोग मुझसे इंस्पायर होकर पता पूछने लगे, तो हर कोई उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए चला गया। तो जब हर कोई उस प्रोडक्ट को मार्केट में खरीदने के लिए जाएगा, वो एक बंदा आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, चौथा आया, उसने अपने सर्कल में बताया, उसने अपने सर्कल में बताया, तो पूरी की पूरी अवाम उसको खरीदने के लिए टूट पड़ी। पहले वो एक बंदे की डिमांड थी, वो आहिस्ता आहिस्ता इतनी डिमांड फैल गई कि अब वो पूरी मार्केट की डिमांड बन गई, पूरी मार्केट की डिमांड बन गई। और याद रखिएगा, जब डिमांड मार्केट की डिमांड बनती है सर, तब ही वो ट्रेंड पकड़ती है और तब ही वो फैशन बनती है। सही है, ये लोग ही खराब करते ना, ट्रेंड चला चला कर, दिखा दिखा कर कि भाई देखो इतना अच्छा सूट है, इतनी अच्छी ये प्रोडक्ट है, फिर बाकी लोगों को भी खरीदने का दिल करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता फैशन इस तरह से बन जाती है। ठीक है जी। तो इंडिविजुअल डिमांड पर पर्सन डिमांड और मार्केट डिमांड, collective demand of individuals। जो इंडिविजुअल्स की कलेक्टिव डिमांड होगी वो क्या होगी? मार्केट डिमांड। सर यहां तो कोई टेंशन, यहां तो कोई सवाल अगर कोई पूछना चाहता हो तो मुझसे पूछ ले। बस लास्ट कॉन्सेप्ट फिर खत्म, नन्ना सा कॉन्सेप्ट है, टेंशन नहीं लेनी, 2 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आता है डिराइव डिमांड। एक कॉन्सेप्ट क्या आता है? डिराइव डिमांड। बच्चों हमने डिमांड पढ़ लिया, डिमांड परचेजिंग पावर प्लस वांट प्लस परचेजिंग पावर होता है। फिर हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने इंडिविजुअल डिमांड पढ़ लिया, फिर मार्केट डिमांड पढ़ ली। एक और तरह की डिमांड होती है, उस डिमांड का नाम होता है डिराइव डिमांड। क्या होता है? डिराइव डिमांड। ये डिराइव डिमांड चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट है, पर हम अभी बता देंगे। ठीक है, डिराइव डिमांड है क्या? डिराइव डिमांड ये होती है, हाँ ये कैसे पता चल गया आपको? अच्छा, डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ, ना लिखिएगा, आपकी बुक में लिखा होगा, लैपटॉप ऑफ हो गया इससे आपको नजर नहीं आ रहा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो डिमांड होगी वो क्या होगी? डिराइव डिमांड होगी। अब अगला सवाल ये, सर ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? सर ये वाली कहानी इंशाल्लाह ताला हम आपको कल सुनाएंगे, हु इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। डिराइव डिमांड का मतलब ये है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड करना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड करना। क्यों डिमांड करना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की? ताकि हम फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज बना सके। ठीक है, मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड करूंगा ताकि फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज बना सकूं, तो इस तरह की डिमांड को क्या कहते हैं? डिराइव डिमांड। और वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का डिटेल में बताऊंगा, अभी सिर्फ नाम सुन लें। प्रोडक्शन की दुनिया में, मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में जब भी आप चीजें बनाओगे, इन चारों के बगैर चीजें बन नहीं सकती। अभी जो 4 बंदों का नाम देने लगा हूं, किसी एक को भी स्किप करो तो सर आपकी प्रोडक्ट नहीं बनने वाली, छोटी से छोटी चीज नहीं बनने वाली। नंबर 1 फैक्टर प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, यानी कि ओनर ऑफ द बिजनेस, जो वो प्रोडक्ट बना रहा होगा। जितनी भी दुनिया में प्रोडक्शन होती हैं इन 4 तरीकों से होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगर मैं लैंड की डिमांड करूंगा, भाई मुझे जमीन चाहिए काम करने के लिए, तो ये कौन सी डिमांड होगी? डिराइव। भाई मुझे लेबर चाहिए काम करवाना है, तो लेबर की डिमांड कौन सी डिमांड होगी? डिराइव्ड। भाई मुझे क्या चाहिए? मशीनें चाहिए, तो ये मशीनों की डिमांड कौन सी डिमांड होगी? डिराइव डिमांड होगी। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड करना, और क्यों डिमांड कर रहा हूं? क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करके क्या करूंगा? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, तो डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये कौन सी डिमांड होगी? डिराइव डिमांड। डन बच्चों, यहां तो कोई सवाल है तो पूछ लें। कैसे बनेगा? अभी तो हमने ग्राफ बनाया ही नहीं है।
आने वाले वक्तों में बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। आने वाले आगे लेक्चर में 1 से 2 लेक्चर में सब्स्टिट्यूट गुड का ग्राफ बन जाएगा, कंप्लीमेंट्री का भी साथ बना के दिखाऊंगा, ठीक है। अभी ग्राफ हमने पढ़े नहीं, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, तो आप लोगों ने बस बेसिक कॉन्सेप्ट अभी इतने याद रखने हैं। बच्चों यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें, एनी क्वेश्चन जी। अच्छा, ये नाम याद रख लें बच्चों, इकोनॉमिक्स में बायर को कंज्यूमर भी कहते हैं, और इसका नाम कोई ज़हन में आता है, कस्टमर भी कहते हैं, और इसका नाम ज़हन में आता है क्लाइंट। बस ये काम इसे। और इकोनॉमिक्स में बायर को, कंज्यूमर को, कस्टमर को, इनको हाउस होल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाउस होल्ड कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर। हाउस होल्ड मीन घर को चलाने वाला, घर को मैनेज करने वाला, संभालने वाला। तो कंज्यूमर हम चीजें खरीदते हैं अपने घर के लिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल इंशाल्लाह यहां से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।